हेलो गाइस, आपका स्वागत है मेरे चैनल अंकित क्लासेस में। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरी वीडियो जो कि है हमारी क्लास 10th की हिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप के पार्ट 5 में। दोस्तों, बेसिकली हम प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि हमारे रिवोल्यूशनरीज के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था रोमांटिक आइडिया ऑफ रोमांटिकिज्म, ठीक है। उसके बाद उसके अंदर ही हमने ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी पढ़ी थी, ठीक है। और उसके अंदर ही हमने पढ़ा था कि कैसे कल्चर, लैंग्वेज, लिटरेचर कैसे मतलब एक रोल निभा सकता है नेशनलिज्म की फीलिंग को लोगों के अंदर स्प्रेड करने में। एज हमने पढ़ा था एक केस पोलैंड के बारे में, ठीक है। दोस्तों, आज जो हमारा टॉपिक है, ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं हंगर, हार्डशिप एंड रिवॉल्ट के बारे में। दोस्तों, ये सबसे बड़ा मेन मुद्दा है क्योंकि इसी की वजह से हमारा फ्रेंच रिवॉल्यूशन शुरू हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। मैं हूं आपका दोस्त अंकित धारा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी वीडियो को। दोस्तों, हमारा पहला टॉपिक है हमारा हंगर, हार्डशिप एंड पॉपुलर रिवॉल्ट्स, ठीक है। भूख, उसके बाद हार्डशिप मतलब कठिनाई, उसके बाद विद्रोह, ठीक है। दोस्तों, ये जो दो चीजें होती है ना, भूख और कठिनाई, ये असल में हर एक आम आदमी आजकल के टाइम पे फेस करता है, ठीक है। हमें मतलब हमारे पास खाना पीने के मतलब अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हम ज्यादा कुछ अच्छा खा नहीं सकते। अगर हमारे पास पैसे भी नहीं हो, अगर हमारे पास पैसे नहीं होंगे, हमारा ज्यादा टैक्स लिया जाएगा हमसे, ठीक है। तो हमसे हमारा क्या होगा, हम बहुत ही बदतर कंडीशन में आ जाएंगे, हम लाइफ में हार्डशिप फेस करने लग जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, यही केस था हमारा फ्रांस का। तो दोस्तों, पढ़ते इन यूरोप मतलब यूरोप में ग्रेट इकोनॉमिक हार्डशिप टुक प्लेस इन द डिकेड ऑफ 1830s। 1830s के टाइम पे क्या हुआ, यूरोप में हमारा इकोनॉमिक हार्डशिप फैल गई। मतलब देखा जाए पूरा यूरोप आर्थिक तौर पे टूट गया था, ठीक है। पूरा यूरोप में मतलब पूरी यूरोप की इकोनॉमी क्रैश कर गई थी, ठीक है, 1830s के टाइम पीरियड में। द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी सॉ एन इनॉर्मस इंक्रीज इन पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप। दोस्तों, एक चीज होती है, पॉपुलेशन जब बढ़ती है तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है उन लोगों को जो नए नए शहरों में आ रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हमारी दिल्ली की अभी करंट आबादी 2.9 करोड़ है, ठीक है। दोस्तों, हमारी दिल्ली की जो पॉपुलेशन है वो मतलब ऑस्ट्रेलिया के मुकाबले कई गुना है, और जबकि ऑस्ट्रेलिया हमारे एक कंट्री है, ठीक है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारे इंडिया की मतलब हमारे सिर्फ दिल्ली की ही पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है कि मतलब देखा जाए हम हर एक साल एक ऑस्ट्रेलिया प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। तो ये एक फैक्ट था दोस्तों। तो हमें उस टाइम पे क्या हुआ, 1830 के टाइम पे सबसे पहले एक तो आ गई इकोनॉमिक हार्डशिप ऑल ओवर द यूरोप में, ठीक है। दूसरे पॉइंट में आता है हमारा कि यूरोप की सडनली पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। पॉपुलेशन बढ़ गई। इन मोस्ट कंट्रीज देयर वर मोर सीकर्स ऑफ जॉब्स एंड देन एम्प्लॉयमेंट। अच्छा दोस्तों, एक जगह से दूसरी जगह में लोग कब जाते हैं? एक जगह से दूसरी जगह पे लोग तब जाते हैं जब मतलब लोगों के पास काम नहीं होता। जैसे सपोज एक बंदा गांव में रहता है, ठीक है। तो गांव में वो बंदा रहता है, गांव में उसको अच्छी खासी फैसिलिटीज नहीं मिलती, गांव में उसको अच्छे खासे जॉब्स नहीं मिलते। तो वो बंदा क्या करेगा, वो बंदा गांव छोड़ के वो बंदा शहर में जाएगा। शहर में जाके वो हमारा क्या करेगा, शहर में जाके वो नौकरी ढूंढेगा। तो सेम कंडीशन यहां पर भी हुई कि यूरोप में उस टाइम पे क्या हुआ, यूरोप के जो बड़े बड़े शहर थे वहां पे मतलब जो हमारे जो गांव में रहने वाले लोग थे, जो विलेजेस में रहने वाले लोग थे, वो सारे वहां पे माइग्रेट कर गए। जिससे क्या हुआ, यूरोप की पॉपुलेशन डबल हो गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। अब पॉपुलेशन बढ़ने से क्या हुआ, जितने भी मतलब उस टाइम पे लोग रह रहे होते लोग थे उस टाइम पे वो शहरों में, उन लोगों के पास जॉब्स ही नहीं थे। बताओ, वो गए थे विलेजेस से जॉब्स लेने हमारे कहां पे, शहरों में, और उन्हें वहां पे भी जॉब्स नहीं मिले, ठीक है दोस्तों। दे लिव्ड इन ओवरक्राउडेड स्लम्स। अच्छा, एक चीज देखो, जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो क्या हर एक बंदे को एक इक्वली मतलब लैंड मिल पाएगी रहने के लिए, ठीक है दोस्तों। सपोज ये अभी मैं रह रहा हूं हमारे दयालपुर में, दयालपुर की सडन एक पॉपुलेशन चेंज होते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, जो नए नए लोग आ रहे होते हैं, जो नए नए लोग माइग्रेट करके आ रहे होते हैं, उन लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी। उसके बाद तो अगर लोगों को रहने की जगह नहीं मिलेगी तो रहेंगे कहां पे, झोगी झोपड़ियों में, वो झोपड़ी बनाने लग जाएंगे अपनी, ठीक है। तो दोस्तों, इसी से ही हमारा स्लम शुरुआत होगी यूरोप में, ठीक है। मतलब जो भी लोग मतलब जितने भी लोग माइग्रेट करके आए थे, उन लोगों के पास खाने पीने को खाना नहीं था, प्लस उनके पास रहने की जगह नहीं थी। तो उन लोगों ने क्या कर लिया, उन लोगों ने हमारा झुग्गी झोपड़ियों में रहना शुरू कर दिया, स्लम्स बनाना शुरू कर दिया, ठीक है। Small producers in towns were often faced with stiff competition from imports
of cheap machine made goods from England, where industrialization was more advanced than on the continent. अच्छा, आपको पता ही होगा कि जो हमारा इंग्लैंड था, इंग्लैंड ही एक ऐसा कंट्री था उस टाइम पे लेट 18 सेंचुरी के टाइम पे, जिसने इंडस्ट्रियलाइजेशन फेस की थी, जिस जहां पर सबसे पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई थी। दोस्तों, वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुई थी, ब्रिटेन में ही इंडस्ट्रियलाइजेशन क्यों हुई थी, ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ोगे अगर आप आर्ट साइड लेते हो। ठीक है दोस्तों, असल में देखो क्या हुआ था, जितने भी उस टाइम पे यूरोप में, छोटे यूरोप मतलब इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप में बाकी के जहां जितने भी जगह थी, वहां पे रहने वाले जितने भी लोग थे, वो सारे लोग जो स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उन सारे लोगों को कुछ ज्यादा ही कंपटीशन फेस करना पड़ रहा था, कुछ ज्यादा ही तकलीफें फेस करनी पड़ रही थी। क्यों? क्योंकि जो इंग्लैंड था, इंग्लैंड में हमारा क्या हो गया था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के चलते जितनी भी मशीन्स थी, जितने भी गुड्स थे, उन सारों के रेट क्या हो गए, बहुत ज्यादा हो गए। तो इसी से इन्हीं सारी चीजों, जो चीप मशीन्स भी होती थी ना, जो सस्ती मशीनें भी होती थी, वो भी उनको महंगे दामों में बिकने लगी। ठीक है, मतलब देखा जाए तो मतलब यूरोप में, इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। ठीक है, तो जितने भी इंग्लैंड को छोड़ के जितने भी बाकी के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, वो सारे प्रोड्यूसर जितना भी माल अपना बेच रहे थे हाई प्राइसेस में, अब वहां पे इंग्लैंड में होगी इंडस्ट्रियलाइजेशन, तो इंग्लैंड क्या करने लग गया, उसको उन सारे मशीनों को चीप प्रोडक्ट में बेचने लग गया, चीप प्राइस में बेचने लग गया। अब देखो एक चीज देखो, अगर आपको मैं बोलता हूं एक दुकान पे वो एक पेन है, एक दुकान पे वो पेन 5 का मिल रहा है, दूसरी दुकान पे वो पेन 10 का मिल रहा है, सेम पेन, तो आप कौन सी दुकान पे जाना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप 5 वाली दुकान पे जाना पसंद करोगे। क्यों? क्योंकि वहां पे आपके 5 रुपए बच रहे हैं। तो दोस्तों, उस टाइम पे भी यही हुआ था, जितनी भी मशीनें थी, जो उस टाइम पे मतलब जो बाकी के रेस्ट ऑफ द यूरोप के जितने भी प्रोड्यूसर्स थे, छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स थे, वो बेच रहे थे, ठीक है, उनके मुकाबले इंग्लैंड ने उन मशीनों के दाम ही कम कर दिए। तो इससे क्या हुआ, जितने भी जो भी मशीन खरीदते थे, वो इंग्लैंड से खरीदने लग गए। ठीक है, इससे इंग्लैंड डेवलप होने लग गया और उनको जितने भी स्मॉल प्रोड्यूसर्स थे, उनको कॉम्पिटिशन फेस करना पड़ गया। This was especially so in textile production, which was carried out mainly in homes or small workshops and was only partly mechanized. अच्छा दोस्तों, आपको पता ही होगा कि इंडस्ट्रियलाइजेशन का असल मतलब क्या होता है। मशीन युग, ठीक है, मतलब आधुनिक युग जिसे हम कह सकते हैं। ठीक है, औद्योगिक क्रांति इंडस्ट्रियलाइजेशन का मतलब होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें मशीन सी आती है, इसमें कोई ह्यूमन एफर्ट नहीं आता, मतलब ज्यादातर देखा जाए तो ज्यादा ह्यूमन एफर्ट इसमें नहीं आता। तो दोस्तों उस टाइम पे क्या था इंग्लैंड में, मतलब उस इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले जितना भी टेक्सटाइल का जितना भी सामान होता था, जितना भी सारी चीजें, कपड़े बनते थे, स्वेटर्स बनते थे, जितनी भी साड़ी, जितनी भी सारी क्लोथ्स बनते थे, वो सारे घरों में बनते थे। ठीक है, तो मतलब हाथों के द्वारा बनते थे। ठीक है, तो लेकिन अब वो हाथों के द्वारा बनने में थोड़ा टाइम लेते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रियलाइजेशन इंग्लैंड में शुरू हो गया, तो इससे क्या हो गया, इससे मतलब और पूरा इंग्लैंड जितना भी टाइम लगता था, उससे कम टाइम लगने लगा, उससे हाफ टाइम लगने लगा। ठीक है, तो वो उससे क्या मतलब, इससे क्या हुआ, इनका काम छिन गया। ठीक है, जितने भी हैंड लेबर थे उनका काम छिन गया। अब वो सारा काम कौन कर रहा है? मशीन्स कर रही है। इसका मतलब ये क्या हो गए, ये बेरोजगार हो गए। ठीक है, तो दोस्तों यहां पे आता है, इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप पावर वाज स्टिल एंजॉयड बाय द एरिस्टोक्रेसी, पीजेंट स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। अच्छा दोस्तों, ये जो हैंडक्राफ्टेड वर्क्स होते हैं, जितने भी हाथ से बने हुए जितने भी काम होते हैं, वो बहुत ही ज्यादा फाइन होते हैं। मतलब वो इतने ज्यादा फाइन होते हैं कि मतलब ऐसे इतने मतलब फाइन पार्टिकल्स तो हमारा मशीन भी छाट नहीं सकता। ठीक है, जितना हमारे हाथों से छट जाते हैं, जितने भी कारीगर होते हैं, ये सारे काम करते हैं। तो इन कारीगरों का काम प्रिफर कौन करता था? इन कारीगरों का काम यूज कौन करता था? इन कारीगरों का काम यूज करते थे हमारे एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी मतलब जो बड़े बड़े शाही खानदानों के जितने भी लोग थे, वो जितना भी सामान पहनते थे, वो चीप सामान नहीं पहनते थे, वो महंगे सामान पहनते थे, जो कि हमारे बनाए जाते थे इन लोगों के द्वारा। ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों? तो इसके बाद द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड पेपरिज्म इन टाउन एंड कंट्री। दोस्तों किसी भी जगह में, मतलब किसी भी एक कंट्री में अगर देखो, अगर हर जगह से मतलब आफत, मतलब देख एक कहावत है ना, आफत अगर एक जगह से आ रही है तो दूसरी जगह से भी आएगी, फिर एक तरह से हर एक जगह से आफतें आने लग जाती है।
ठीक है। तो दोस्तों उस टाइम पे यूरोप में भी यही हो रहा था। सबसे पहले यूरोप में सबसे पहले क्या हो गया, हमारा इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गया। उसके बाद आ गया पॉपुलेशन बढ़ गई। पॉपुलेशन बढ़ने के बाद उसके बाद जितने भी प्रोड्यूसर्स थे उनका लॉस होने लग गया था। क्यों? क्योंकि इंग्लैंड में इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई थी, ठीक है। और उसके बाद जितने भी मतलब हैंड लेबर थे उनका काम छीन गया इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते। यूरोप में उस टाइम पे मतलब एक उसके बाद हमारे यूरोप में बैड हार्वेस्ट आ गई, ठीक है, मतलब फसल बर्बाद होगी। अब दोस्तों एक चीज देखो, यूरोप में क्या हो चुकी है, फसल बर्बाद हो चुकी है। अब जब फसल बर्बाद हो चुकी है तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब जितना भी सामान स्टॉक में होगा उनके प्राइसेस क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। तो यही चीज हुई थी कि मतलब जितना भी उस टाइम पे खाना बिक रहा था उन सबके प्राइसेस बहुत ज्यादा थे, ठीक है, बहुत मतलब देखा जाए तो डबल थे। तो एक चीज देखो, आम आदमी कितना सहन कर सकता है, ठीक है। आम उसके बाद उसके इतने सारी चीजों के बावजूद भी मतलब एक तो एक तरह से मतलब बैड हार्वेस्ट होगी, ठीक है, इतनी सारी इकोनॉमिक डिप्रेशन आ गई। लेकिन यूरोप के उस टाइम पे एरिस्टोक्रेट्स, वहां की क्लर्जी, वहां के राजा लोगों ने टैक्स लेना बंद नहीं करा, वो लोग टैक्स लेते गए। तो एक आम आदमी कितना सहन कर सकता है, ठीक है। एक आम आदमी इतना ज्यादा सहन नहीं कर सकता, तो वो क्या हो जाएगा, फट जाएगा का मतलब वो हो जाएगा बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाएंगे। तो इसी गुस्से के चलते उन लोगों ने क्या कर दिया, रिवॉल्ट शुरू कर दिया, उन लोगों ने विद्रोह शुरू कर दिया हमारा, ठीक है। The year 1848 was one such year. The years of great scarcity in food items. तो 1848 1848 या डेट याद रखना, इसी डेट में बेस्टाइल का किला, इसी डेट में ही फ्रेंच रिवॉल्यूशन हमारा शुरू हुआ था, ठीक है, 1848। और 1848 के टाइम पे ही हमारा 1848 के टाइम पे ही जो बेस्टाइल का किला था वो उसको तोड़ दिया गया था, ठीक है। The year 1848 was one such year. The years of great scarcity in food items, food shortages and widespread unemployment brought the population of Paris out on the roads। अच्छा ये एक चीज देखो, 1848 में क्या हुआ, 1848 में यही सारी चीजें हुई। इकोनॉमिक डिप्रेशन 1830 के टाइम पे हुआ। उसके बाद हमारा मतलब ये जितने भी सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद फूड शॉर्टेज होने लग गई, फूड की स्कार्सिटी हो गई, ठीक है। और उसके बाद मतलब एम्प्लॉयमेंट मिल नहीं रही है, लोग बेरोजगार होते जा रहे हैं। तो इन्हीं सारी चीजों के कारण वर्ष लोग मतलब वहां के यूरोप के जितने भी लोग थे वो सारे क्या हो गए, पेरिस के जितने भी लोग थे वो सारे सड़कों पे आ गए, ठीक है। बैरिकेड्स वर इरेक्टेड एंड लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली। उस टाइम पे ये याद रखना, लुइस फिलिप जो था, उस टाइम पे लुइस फिलिप फ्रांस का राजा था। लुइस फिलिप क्या था, फ्रांस का राजा था, जिसको राजा किसने बनाया था, ड्यूक मेटरनिक, थ्रू द ट्रीटी ऑफ वीना, ठीक है दोस्तों, ये सारी चीजें याद रखना। तो उस टाइम पे क्या हुआ, पेरिस के जितने भी लोग थे उन ये सारी चीजों के चलते वो सारे लोग सड़क पे आ गए। सड़क पे आने के बाद वो सड़क पे विद्रोह करने के लिए आए थे। तो इससे क्या हुआ, बैरिकेड्स लगा दिए गए और लुइस फिलिप जो कि फ्रांस का राजा था उसको भागना पड़ा, ठीक है। At this juncture, a national assembly was formed which proclaimed a republic. The National Academy granted right to vote to all adult males above 21 and guaranteed the right to work. National workshops to provide employment were set up. तो उस टाइम पे क्या हुआ, एक नेशनल असेंबली सेटअप कर दी गई, ठीक है, नेशनल असेंबली सेटअप कर दी गई और जिसने रिपब्लिक घोषित कर दिया। और उसके तहत मतलब उसमें कुछ रूल्स बने, रूल सेटअप किए गए, जिसके तहत मतलब जितने भी मतलब लोग होंगे उनको राइट टू वोट मिलेगा, जो भी 21 साल के अबव होंगे, ठीक है। और उसके बाद उन सारे लोगों को राइट टू वर्क का गारंटीड राइट मिलेगा। और उसके बाद नेशनल वर्कशॉप्स, जो नेशनल मतलब जो राष्ट्रीय लेवल पे जितनी भी सारी नेशनल लेवल पे जितनी भी वर्कशॉप सेटअप की होती है उन सारे लोगों का काम होगा लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना, ठीक है, चीज समझ में आपको दोस्तों। तो इससे पहले मतलब इससे 3 साल पहले, earlier in 1845 weavers in Silesia had led a revolt against contractors who supplied them raw material and gave them order for finished textile but drastically reduced their payments। दोस्तों 3 साल पहले की बात, इसमें एक 3 साल पहले की बात ऐड कर दी गई 1845 में। 1845 में क्या हुआ, कुछ वीवर्स जो थे, वीवर्स ने मतलब विद्रोह शुरू कर दिया था, विद्रोह कर दिया था कहां पे, सिलीसिया में। सिलीसिया एक जगह का नाम है, हमारे यूरोप में, फ्रांस में ही है, ठीक है। तो जो सिलीसिया है वहां के वीवर्स ने रिवॉल्ट शुरू कर दिया था, विद्रोह शुरू कर दिया था, किनके अगेंस्ट, कॉन्ट्रैक्टर्स के अगेंस्ट। कॉन्ट्रैक्टर्स मतलब जितने भी लोगों जिन लोगों ने उनको काम प्रोवाइड किया था, ठीक है। अब उनके खिलाफ क्यों करा था, क्योंकि उन्होंने जो हु सप्लाइड देम रॉ मटेरियल एंड गिव देम ऑर्डर्स फॉर फिनिश्ड टेक्सटाइल,
इन लोग मतलब कॉन्ट्रैक्टर्स ने क्या किया था, इन लोगों को रॉ मटेरियल दिया था और इनको ऑर्डर दिया था कि एक फिनिश्ड गुड बनाओ, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब सारा काम इनको मिल गया, उसके बाद इन्होंने पेमेंट क्या कर दी, घटा दी। तो इससे मतलब ये सारे व्यूअर्स फ्रस्ट्रेट हो गए। फ्रस्ट्रेट होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया, रिवोल्ट शुरू कर दिया हमारा, ठीक है दोस्तों। द जर्नलिस्ट विलियम वुल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन अ सिलिसियन विलेज एज फॉलोज, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे एक कहानी दी गई है इसी विलेज के बारे में, ठीक है, जो कि एक न्यूज आर्टिकल में लिखी गई थी। किसके द्वारा लिखी गई थी, विलियम वुल्फ। दोस्तों ये कभी कभार पूछ सकते हैं, वैसे मेरे टाइम पे तो आया नहीं था। अब मैं गारंटी दे नहीं सकता कि शायद से पूछेंगे नहीं, ठीक है, लेकिन आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा तब भी, ठीक है। विलियम वुल्फ, ठीक है। तो दोस्तों कहानी पढ़ते हैं। इन दिस विलेज, मतलब अब ये कहानी बता रहे हैं, ठीक है। इन दिस विलेज विथ 18,000 inhabitants, इसमें मतलब ये एक गांव है जहां पे मतलब 18,000 लोग रहते हैं। कॉटन वीविंग वाज मोस्ट वाइडस्प्रेड ऑक्यूपेशन। तो इस गांव में जितने भी लोग रहते हैं उन सबका काम क्या है, कॉटन स्पिनिंग, मतलब कॉटन, उनका काम था कॉटन वीविंग, मतलब कॉटन की जितनी, मतलब वो एक तरह से देखा जाए तो वीवर्स थे। वीवर्स का मतलब होता है तांती हिंदी भाषा में, ठीक है। तांती मतलब जो मतलब जो धागों को बुन के कपड़े बनाते हैं, ठीक है। चीज समझे आपको दोस्तों। तो द माइजरी ऑफ द वर्कर्स वाज एक्सट्रीम, मतलब ये लोग बहुत ही ज्यादा गरीब लोग थे, ठीक है। मतलब 18,000 गरीब लोग थे ये, ठीक है, सोच सकते हो आप। और उस टाइम पे कॉटन सबसे ज्यादा मतलब एक तरह से देखा जाए तो कॉटन सिंबल था उस टाइम पे इंडस्ट्रियलाइजेशन का। तो और अब देख लीजिए कि मतलब इसमें इन लोगों का ऑक्यूपेशन ही था कॉटन वीविंग, और इन लोगों की हालत कैसी है, माइजरेबल हालत है इन लोगों की। The desperate need for jobs had been taken advantage by the contractor to reduce the price of the goods they order, ठीक है। तो इसमें वही बात कह देता है ये कि मतलब वीवर्स को काम दिया गया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर ने एंड टाइम पे आके सामान मिलने के बाद उसने प्राइस को कम कर दिया। ऑन 4 जून at 2 PM a large crowd of weavers emerged from their homes and marched in pairs up to the mansion of their contractor demanding high wages। तो 4 जून रात के 2 बजे, मतलब 4 जून रात के 2 बजे वीवर्स का एक क्राउड गया, मतलब वीवर्स की इतनी बहुत ज्यादा भीड़ गई, ठीक है। वो कहां पे खड़े हो गए, उस कॉन्ट्रैक्टर के घर के सामने, और वो वहां पे डिमांड करने लगे हाई वेजेस की, ठीक है। They were treated with scorn and threats alternatively, और उन लोगों को मतलब धमकियां भी देने लगी कि तुम यहाँ से निकल जाओ वरना तुम लोगों को मार दिया जाएगा, शूट एट साइट का ऑर्डर दिया जाएगा, तुम सारे लोगों को उड़ा दिया जाएगा। After this incident, a group of them forced their way into the house, smashed its elegant window panes, furniture, porcelain. Another group broke into the storehouse and plundered it of supplies of cloth which they tore to shreds. अच्छा, इसमें पता है इसमें क्या हुआ, इसमें मतलब ये सारी चीज, मतलब ये इनको धमकियां देने के बाद वो लोग भड़क गए। भड़कने के बाद उन लोगों ने क्या किया, उनमें से एक ग्रुप, उन लोगों में से कुछ लोगों का ग्रुप घुस गया उसके घर में, घर के अंदर, घर के दरवाजे को तोड़ के, उसके विंडो पेन को तोड़ के, उसके घर का जितना भी एलिगेंट, जितना भी मतलब बढ़िया रिच खानदानी जितना भी फर्नीचर था उसका सब कुछ तोड़ दिया। और उसके बाद दूसरा ग्रुप घुस गया स्टोर हाउस में। स्टोर हाउस में जितना भी फिनिश्ड गुड था, कॉटन का जितना भी कपड़े पड़े थे, उन सबको फाड़ के रद्दी बना दिया। इसमें मतलब इनके ग्रुप ने, मतलब इतना गुस्सा देखो। The contractor fled with his family to a neighboring village. However, the villagers refused to shelter such a person. He returned 24 hours later, having requisitioned the army. In the exchange that followed, 11 weavers were shot. इसके बाद क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्टर था, कॉन्ट्रैक्टर की फैमिली वहां से भाग जाती है। भागने के बाद वो एक विलेज में जाती है, वहां पे विलेज में शरण मांगती है, लेकिन विलेजर्स उनको शरण नहीं देते हैं। क्योंकि उन लोगों ने बहुत ही ज्यादा गलत काम किया था, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद वो जो हमारा कॉन्ट्रैक्टर था वो एक आर्मी के मतलब छोटी सी टुकड़ी लेके आता है, और उन टुकड़ी के मेंबर्स ने क्या कर दिया, 12 वीवर्स को मार दिया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है 1848 हमारा जो थर्ड टॉपिक है, 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है, मतलब जो सेकंड टॉपिक है हमारे इसमें, ठीक है। 1848 द रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स। अब देखो, हमने अभी तो यहाँ पे एक कहानी पढ़ी थी दोस्तों, यहाँ पे कहानी पढ़ी थी वीवर्स की, ठीक है। तो आप देखना कि मतलब 1830s के टाइम से ही रिवॉल्ट होना शुरू हो चुका है, ठीक है। हमने 1830s में भी पढ़ा था कुछ, मतलब कि वहां पे मतलब ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बारे में हमने पढ़ा था, गिज़बे मजीनी के योगदान के बारे में पढ़ा था हमने, ठीक है। और उसके बाद 1848 में रिवॉल्यूशन ब्रोक हो गया, 1845 में वीवर्स का रिवॉल्यूशन ब्रोक हो गया।
तो अब हम पढ़ने वाले हैं रिवॉल्यूशन ऑफ लिबरल्स, ठीक है, जो मतलब जो आजादी के लिए मतलब जो आजादी के लिए लड़े थे उन लोगों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। Parallel to the revolts of the poor, unemployed and starving peasants and workers in many European countries in the year 1848, another revolution was underway. This revolution was led by educated middle class. और ये जो मतलब देखो 1845 1848 इन दोनों टाइम पे जितने भी लोगों ने मतलब जो विद्रोह किया था वो विद्रोह करने वाले थे हमारे कौन, गरीब लोग थे, बेसिकली अनएम्प्लॉयड थे, और कुछ लोग तो मतलब हाँ कुछ ऐसे ही लोग थे, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट एंड स्टार्विंग पीजेंट्स, जो भूखे मरे थे उन पीजेंट्स ने भी विद्रोह करा था, ठीक है। लेकिन अब जो 1848 के टाइम पे एक और रिवॉल्यूशन कर दिया गया था, और वो रिवॉल्यूशन किन्होंने करा था, मिडिल क्लास ने, एजुकेटेड मिडिल क्लास ने, मतलब पढ़े लिखे लोगों ने हमारे ये विद्रोह शुरू कर दिया था। इवेंट्स ऑफ फरवरी 1848 in France had brought about the abdication of the monarch, and a republic based on universal male suffrage had been proclaimed. अब यहाँ पे एक चीज देखना, मैंने कहा यूनिवर्सल मेल सफरेज, अडल्ट नहीं बोला मैंने, यूनिवर्सल मेल सफरेज बोला मैंने, ठीक है। मेल मतलब यहाँ पे सफरेज का मतलब होता है वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मतलब वुमेन्स का कॉन्सेप्ट हटा के रखा है, ठीक है, उन्हें सिर्फ चाहिए थे मेल वोटिंग राइट्स, ठीक है। तो असल में क्या हुआ, ये जो रिवॉल्यूशन था सबसे पहले एजुकेटेड मिडिल क्लास द्वारा ही इनको ब्रोक आउट हुआ था। सेकंड पॉइंट आता है, ये इवेंट शुरू हुआ था हमारा फरवरी 1848 फ्रांस से, ठीक है, जहां पे मतलब क्या हुआ, जो मोनार्क था, मोनार्क के ऊपर मतलब मोनार्क के खिलाफ था ये पूरा आंदोलन, और वहां पे उनकी मेन डिमांड थी यूनिवर्सल मेल सफरेज की, ठीक है। यूनिवर्सल मेल सफरेज हैड प्रोक्लेम्ड इन अदर पार्ट्स ऑफ द यूरोप where independent nation states did not yet exist, such as Germany, Italy, Poland and Austro-Hungarian Empire. Men and women of the liberal middle classes combined their demands for constitutionalism with national unification. Taking advantage of the growing popular unrest, they pushed then demands for the certain of a nation state and parliamentary principles of constitution, freedom of the press and freedom of association. दोस्तों पूरे पैराग्राफ का मतलब यही है कि 1848 के टाइम पे एजुकेटेड मिडिल क्लास ने विद्रोह कर दिया। उनका विद्रोह खिलाफ था उनके हमारे जो मोनार्की थे। मोनार्की के टाइम पे क्या होता है, असल में मोनार्की का मतलब क्या होता है, मोनार्की का मतलब होता है हमारा कि हमारे ऊपर रूल करने वाला राजा होगा, ठीक है, और उस राजा को चुनने का हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये उसके खिलाफ थे, ये चाहते थे रिपब्लिक। अब रिपब्लिक में क्या होता है, वोटिंग राइट्स हमारे पास होते हैं, तो इनको चाहिए थे यूनिवर्सल मेल सफरेज राइट, ठीक है, जिससे मतलब ये चुन सके हमारे ऊपर कौन खड़ा होगा, ठीक है, मतलब कौन हमारे ऊपर रूल करेगा। और यही आइडियाज हमारे यूरोप के अदर पार्ट्स में फैलते गए, जहां पे मतलब अभी भी मतलब जो नेशन स्टेट का जो ये कॉन्सेप्ट था वो दूर दूर तक नहीं था, ठीक है, और ये सारी चीजें वहां तक फैलने लगी, जिससे वहां के भी जितने भी एजुकेटेड एलाइट्स थे, जितने मिडिल क्लास थे, उन सारे लोगों तक ये भी सारी फीलिंग्स गई। फीलिंग्स जाने के बाद क्या हुआ, वो सारे के सारे लोग भी आंदोलनों में जुड़ गए, ठीक है। तो इन जर्मन रीजन्स अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स, बिजनेसमैन एंड प्रॉस्पेरियस artisans assembled in the city of Frankfurt and decided to vote for an all German national assembly. दोस्तों यहां से इस सेकंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन से आप निशान लगाना शुरू कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले यहां से देखना, इन द जर्मन रीजन अ लार्ज नंबर ऑफ पॉलिटिकल एसोसिएशन ऑफ मिडिल क्लास। अब जर्मन रीजन मतलब जर्मनी के एक प्रांत में जितने भी पॉलिटिकल एसोसिएशन थे, जितने भी राजनीतिक दल थे इन लोग हमारे मिडिल क्लास के, वो सारे के सारे लोग कहां पे जुट गए, वो सारे के सारे लोग जुट गए हमारे फ्रैंकफर्ट एक जगह का नाम है जो कि हमारे जर्मनी में है, ठीक है। और उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो एक वोट करेंगे ऑल जर्मन नेशनल असेंबली के लिए, मतलब वो लोग वहां पे वो बनाएंगे एक नेशनल असेंबली, ठीक है। चीज समझ आई आपको दोस्तों, ठीक है। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched in a festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament Convent in the Church of St. Paul. A constitution was drafted for a German nation. According to the new constitution, Germany was to be headed by a monarchy subject to a parliament. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, King of Prussia, he rejected it and joined other monarchs to oppose the elected assembly. While the opposition of the aristocracy and military became stronger, the social basis of parliament eroded.
The middle class who dominated the parliament resisted the demands of workers and artisans. Consequently, they lost their support. In the end, troops were called in. The assembly was forced to disband. दोस्तों पूरा पैराग्राफ में समझाता हूँ। पूरे पैराग्राफ में यही था कि मतलब जो जर्मनी के एक प्रांत में ये सारे मतलब जितने भी मतलब राजनीतिक जितने भी दल थे हमारे मिडिल क्लास के, वो सारे लोग इकट्ठा होते हैं और वो सारे लोग इकट्ठा होकर डिसाइड करते हैं कि हम यहाँ पे एक नेशनल असेंबली बनाएंगे, जर्मन नेशनल असेंबली बनाएंगे, मतलब जर्मनी के लिए एक नेशनल असेंबली बनाएंगे। और वो 18 मई 1848 में वो बनता है हमारा फ्रैंकफर्ट के एक चर्च में, जो कि कन्वेंट किया गया था सेंट पॉल के द्वारा। ठीक है, मतलब सेंट पॉल, एक संत पॉल जो थे हमारे, उनके चर्च में हमारी जो नेशनल असेंबली थी उसको बनाई गई थी। और वहां के 831 इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने मार्च किया था और वो सारे लोग गए थे हमारे थ्रोन देने, मतलब हमारे राजगद्दी देने किसके पास, वो गए थे हमारे किंग विलियम फोर्थ के पास। और विलियम फोर्थ थे हमारे प्रुशिया के राजा, और लेकिन प्रुशिया के राजा ने क्या किया, इसको रिजेक्ट कर दिया। रिजेक्ट करने के बाद उस राजा ने और दूसरे मोनार्क को, मतलब दूसरे राजाओं को, दूसरे कंट्रीज के राजाओं को ज्वाइन कर लिया और इसको पार्लियामेंट को अपोज करने लग गए, वो इस पार्लियामेंट के खिलाफ हो गए। और इससे मतलब क्या हुआ, जितने भी मतलब उस टाइम पे वहां के जितने भी लोग थे उन लोगों ने सपोर्ट खो दिया, मतलब जितने भी पार्लियामेंट के मेंबर्स बने थे उन सारे मेंबर्स ने सपोर्ट खो दिया। खोने के बाद क्या हुआ, लास्ट एंड में जाके जितने भी ट्रूप्स थे, मतलब जितने भी सैनिक थे, उनको पार्लियामेंट में भेज दिया गया और पार्लियामेंट को डिसबैंड कर दिया गया। पार्लियामेंट को क्या कर दिया गया, डिसबैंड कर दिया गया। ठीक है, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट्स टू वुमेन वाज कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट। अब यहां से आप निशान लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि यहां से आता है हमारा रोल ऑफ वुमेन। ठीक है, द इश्यू ऑफ एक्सटेंडिंग पॉलिटिकल राइट टू वुमेन वाज अ कंट्रोवर्शियल वन विद इन द लिबरल मूवमेंट, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट लार्ज नंबर्स ऑफ वुमेन हैड पार्टिसिपेटेड एक्टिवली ओवर द इयर्स। मैनी पॉलिटिकल एसोसिएशंस वर फॉर्म्ड बाय वुमेन एक्टिविस्ट। ठीक है, अब ये देखो मतलब जो इशू था, ये जो मतलब जो मुद्दा था वुमेन्स को भी हक देने का, ये इसको मतलब एक कंट्रोवर्सी के रूप में देखा जाता है कि मतलब ये कोई एक मुद्दा बन के सामने नहीं आता। ठीक है, इसमें क्या हुआ, मतलब जितने भी मतलब वुमेन्स थे उन लोगों को मतलब देखा है, उन लोगों को सिर्फ हाउस होल्ड के लिए देखा जाता था उस टाइम पे भी। ठीक है, तो इसमें उन लोगों ने क्या मतलब वुमेन्स को मतलब ये सारी चीजें पसंद नहीं आई। वुमेन्स ने भी क्या किया, अपने हक के लिए उन लोगों ने भी विद्रोह करना शुरू कर दिया, उन लोगों ने भी आंदोलन करना शुरू कर दिया। उन लोगों ने भी अपने न्यूज़पेपर्स खोले, ठीक है, अपनी मैगजीन्स खोली। ठीक है, यहाँ पे आता है दे ऑल्सो फाउंडेड न्यूज़पेपर्स। उन लोगों ने न्यूज़पेपर बनाए कुछ अपने लिए, एंड टुक पार्ट इन पॉलिटिकल मीटिंग्स उन्होंने रखी। डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब वहां पे वार्तालाप के करने के वो। डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस फैक्ट्स दे वर डिनाइड सफरेज राइट ड्यूरिंग द इलेक्शन ऑफ द असेंबली। ठीक है, फ्रैंकफर्ट असेंबली जब इलेक्ट हो रही थी, ठीक है, उनके इतने सारे एफर्ट के बावजूद, उनके इतने सारे काम करने के बावजूद भी उनको मतलब वोटिंग राइट्स नहीं मिले। ठीक है, इवन की मतलब जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में वो वुमेन्स आती तो थी उसमें, लेकिन सिर्फ एज अ ऑब्जर्वर, मतलब देखने आती थी असल में पार्लियामेंट में होता क्या है, बस ये देखने आती थी, लेकिन उनको पार्लियामेंट में बैठने का अधिकार नहीं दिया गया। दोस्तों ये 1848 से अभी तक चल रहा है। अभी भी हमारे, आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे चल रहा है, हमारे इंडिया में भी कितनी वुमेन्स हैं जो लीडर्स हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज देखना, आप अगर परसेंटेज अगर आप गूगल से भी पूछते हो ना, तो परसेंटेज जो है ना हमारी, वो मतलब एक देखा जाए तो फीमेल्स के मामले में बहुत ही ज्यादा कम है। ठीक है, 5% का टाइम, 5% के मतलब सीट्स रिजर्व है हमारे वुमेन्स के लिए हमारे पार्लियामेंट में। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या सीन है ये। ठीक है, तो दोस्तों हमारे यहाँ पे अभी वीडियो खत्म होती है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा बड़ा टॉपिक था हमारे यहाँ पे, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक था, क्योंकि यहीं से मतलब जो रिवॉल्यूशनरीज के जितने भी आइडियाज थे वो यहीं से वाइड स्प्रेड होने लगे थे ऑल ओवर द यूरोप, और इससे यूरोप के कुछ पार्ट्स यूनाइट होना यहीं से शुरू हो गए थे। दोस्तों हमने अभी तक इस वीडियो में पढ़ा था कि हमारा हंगर, हार्डशिप और पॉपुलर रिवॉल्ट्स के बारे में क्या क्या दिक्कतें हुई थी यूरोप में पहले 1830s के टाइम पे, 1845-48 के टाइम पे क्या क्या दिक्कतें हुई थी, ये भी हमने पढ़ी थी। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के बारे में हमने पढ़ा। उससे पहले हमने पढ़ा था कि एक रिवॉल्यूशन जो कि हमारा लीड किया गया था, जो कि
हमारा जो कि रिवॉल्यूशन विद्रोह किया गया था किसके द्वारा, हमारे एजुकेटेड मिडिल क्लास के द्वारा, ठीक है, पढ़े लिखे लोगों के द्वारा, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था वुमेन्स के बारे में, अभी हमने पढ़ा वुमेन्स के बारे में कि वुमेन्स ने भी बहुत ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करा था इन मीटिंग्स में, इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन आंदोलनों में, लेकिन उनको राइट्स उनके नहीं मिले, जो भी वो चाहते थे वो सारे राइट्स उनको नहीं मिले, ठीक है। तो दोस्तों अभी हमने जो हमारा टॉपिक, अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, जो हमारा पार्ट 6 होगा, पार्ट 6 में बेसिकली हम डिस्कस करेंगे हमारे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, इटाली एंड ब्रिटेन के बारे में। दोस्तों ये 3 कंट्रीज है, इन तीनों कंट्रीज का एक अलग ही इतिहास रहा है हमारा उस टाइम पीरियड में, कि इन लोगों को इन तीनों कंट्रीज को आजादी कैसे मिली, इन तीनों कंट्रीज को एक अलग कंट्री, एक नेशन स्टेट कैसे बना, हम ये बेसिकली डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 6 में। तो दोस्तों तब तक के लिए मिलते हैं, मेरे साथ जरूर बने रहिएगा। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक जरूर करना, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मतलब लगता है कि मेरी वीडियोस आपके दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचनी चाहिए, तो दोस्तों प्लीज अपने दोस्तों को भी ये सारी वीडियोस रेफर करना, और उन अपने दोस्तों को भी बोलना कि ये आगे रेफर करते रहें। तो दोस्तों इससे क्या होगा, इससे मतलब मेरी वीडियोस उन लोगों तक भी पहुंचती रहेगी जिन लोगों को मेरी वीडियोस की जरूरत होती है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और बेल आइकन को ऑल पे कर देना, जिससे मेरे चैनल की नोटिफिकेशन आपको डलते ही मिल जाए। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।